हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीबी 2018 में जो जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लेकर के आ गए हम आपके लिए। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, तो 29 सितंबर 2018 का ये पेपर है। प्रीवियस पेपर यहाँ पर हम सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि जैसा कि हमें पता चला है 15 नवंबर 2020 से मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। आपका सेंटर कहाँ पर है कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहाँ तक हमें पता चला है तो ग्वालियर और सागर दो जगह यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं। तो आपका सेंटर कहाँ पर है और किस दिन आपका एग्जाम है कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सकता है आपको किसी का साथ मिल जाए। तो आइए बिना समय गंवाए चलते हैं टॉपिक नंबर 1 पर। जनरल नॉलेज का हम यहाँ पर 20 प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। हर प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और करंट से संबंधित जो भी प्रश्न है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन। जो भी एग्जाम आगे आने वाले हैं सबके प्रीवियस पेपर इस सेशन में सॉल्व कराए जाएंगे शाम को 4 बजे, तो उपस्थित जरूर रहिएगा। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा किस वर्ष आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि डीएमआई की स्थापना की गई। ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन 1 है 1987, ऑप्शन 2 है 1972, ऑप्शन 3 है 1956 और ऑप्शन 4 है 1982। तो कब स्थापना की गई थी आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि डीएमआई की। तो आइए आपको हम इसका आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर है 1987। जी हाँ, 1987 में यहाँ पर स्थापना की गई थी डीएमआई की। तो डीएमआई क्या होती है पूरी जानकारी हम आपको आइए देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए अभी अचानक में आपके राज्य में कोई परेशानी आ जाती है, मान लीजिए बाढ़ आ गई, मान लीजिए भूस्खलन हो गया, तो उसके लिए अचानक से पैसों की आवश्यकता होती है। तो अब इतना टाइम तो है नहीं कि हम जाएं केंद्र के पास पूरा बिल बजट बनाएं कितने इतने हमें पैसे की जरूरत है, उतना समय नहीं रहता है। तो औचक जब आपको परेशानी आती है और आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो कहाँ जाएं। तो इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 1987 में आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि डीएमआई की स्थापना की थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 2। देखिए, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन 1 है उज्जैन, ऑप्शन 2 है भोपाल, ऑप्शन 3 है जबलपुर, ऑप्शन 4 है इंदौर। तो कहां पर आयोजन किया जाता है ध्रुपद समारोह का। तो आइए आपको हम इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर है भोपाल। जी हाँ, भोपाल में हर वर्ष यहाँ पर ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। देखिए आप आंसर देख लीजिए। जी हाँ, भोपाल इसका सही आंसर है। तो भोपाल में आयोजन किया जाता है ध्रुपद समारोह का। तो ये तो बात होगी ध्रुपद समारोह की। अब आपसे ये पूछा जा सकता है इस बार की ध्रुपद समारोह का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो 1 जनवरी 2020 को इस बार ध्रुपद समारोह का आयोजन किया गया। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भोपाल में किस जगह पर ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो वहाँ पर है ध्रुपद केंद्र, जो कि 1981 में स्थापना की गई थी अशोक वाजपेयी और फिल्म निर्माता मणि कौल की सिफारिश पर। इन लोगों के प्रयासों से ध्रुपद केंद्र की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। यानी कि रानी विक्टोरिया की जो है स्वर्णिम जयंती, तो स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए, गोल्डन जुबली मनाने के लिए यहाँ पर किसी एक की स्थापना की गई थी, बनाया गया था। तो आप ये बताइए कि वो चीज़ क्या है। ऑप्शन 1 है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 है विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन 3 है इंडिया गेट और ऑप्शन 4 है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जी हाँ, इसका आंसर है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ठीक है, जो कि मुंबई में स्थित है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में आपको पहले भी जानकारी हुई, जब ताज पर हमला हुआ था, ताज होटल पर, तो शुरुआत सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से ही हुई थी। तो बहुत बड़ा स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में स्थित है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। देखिए, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। यानी जिसको ऑफिशियल मैस्कॉट मिला है वो ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व या वन्य जीव रिजर्व है। ऑप्शन 1 है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 2 है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 3 है कान्हा टाइगर रिजर्व और ऑप्शन 4 है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर क्या होने वाला है और कब स्थापना की गई, पूरी जानकारी हम आपको इसके बारे में देने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है कान्हा टाइगर रिजर्व। जी हाँ, कान्हा टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना 1933 में की गई थी। एक अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। ये 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है
और एक बात आपको और बता दें, आपने किताब का नाम सुना होगा द जंगल बुक। तो द जंगल बुक की रचना स्टुअर्ट किपलिंग ने की थी। तो इसी राष्ट्रीय उद्यान को, इसी टाइगर रिजर्व को देख करके उनके मन में ख्याल आया था, द जंगल बुक लिखने का ख्याल आया था। तो अब इस बार आपसे पूछ सकते हैं कि उस मैस्कॉट का नाम क्या है। तो उस मैस्कॉट का नाम है भूर सिंह द बारासिंगा, यानी कि जो आधिकारिक शुभंकर दिया गया है उस शुभंकर का नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। तो हम पूरी जानकारी अभी तो देखिए शॉर्ट में आपको हम बता दे रहे हैं। अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूरे टाइगर रिजर्व जो भी हैं, नदियां जो भी हैं, जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, सारे प्रश्नों की जानकारी हम आगे देने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया 15 नवंबर से एमपी स्टार्ट हो रही है, बढ़िया फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी मध्य प्रदेश की। डिटेल से जानकारी आपको दी जाएगी, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। मध्य प्रदेश अभी तक आपने ऐसा कहीं पढ़ा नहीं होगा जैसा हम आपको पढ़ाने वाले हैं। फिलहाल चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर आपको पता चल ही गया। तो यह प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आप देखिए क्या है। मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम क्या है। करंट का प्रश्न है। तो 2019 और 20 में जो भी योजनाएं शुरू की गई उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। हालांकि हम बहुत जल्दी इसकी वीडियो लेकर आने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की भी वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर के आने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे मुझे यहाँ पर अंदर से मनोबल मिलेगा नई वीडियो बनाने का। ठीक है, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन 1 है मुख्यमंत्री खेती तीर्थ योजना, ऑप्शन 2 है संबल योजना, ऑप्शन 3 है कृषि ऋण समाधान योजना, ऑप्शन 4 है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका आंसर देखिए क्या है। तो इसका आंसर है संबल योजना। बहुत चर्चा में रही थी संबल योजना। आइए हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए संबल योजना है तो मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना कौन सी है। संबल योजना है। इसमें क्या था कि बिजली से जो भी आपका बिल आता था उसमें कुछ सब्सिडी सरकार देती थी और मिनिमम बिल आपसे लिया जाता था। उस योजना का नाम था संबल योजना, 2018 में आई थी। तो 2019 और 2020 में कौन कौन सी योजनाएं आई हैं उसके ऊपर हम तो वीडियो बनाने ही वाले हैं। लेकिन मान लीजिए हमारे वीडियो से पहले आपका, मान लीजिए 15 को ही आपका पेपर है, तो आप योजनाएं जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि एक योजना जरूर आने वाली है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 6 है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। ठीक है, तो आपसे हिस्ट्री के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-2 प्रश्न हिस्ट्री के जरूर आते हैं। ऑप्शन 1 है कलकत्ता, ऑप्शन 2 है दिल्ली अधिवेशन, ऑप्शन 3 है कराची अधिवेशन, ऑप्शन 4 है वर्धा अधिवेशन। तो इसका आंसर आइए बता देते हैं आपको। तो इसका आंसर है कराची अधिवेशन। जी हाँ, कराची अधिवेशन में यहाँ पर मौलिक अधिकारों के बारे में बात की गई थी कांग्रेस के। ठीक है, तो किस अधिवेशन में। तो कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे दिया गया है। सम्मानों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है आपका। इससे प्रश्न जरूर हर बार आते हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 1 है मैस नाम कामनी कुमार सिंह, ऑप्शन 2 है अंजुलिनी इला मेनन, ऑप्शन 3 है प्रभाकर कारेकर, ऑप्शन 4 है हरिचरण भुयन बोरबयन। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। 2018 का कालिदास सम्मान 2018 का कालिदास सम्मान एंजोली इला मेनन को दिया गया था। ठीक है, तो ये तो 2018 में दिया गया था। अब देखिए आपसे 2019 का भी पूछा जा सकता है क्योंकि 2020 का तो अभी दिया नहीं गया लेकिन 2019 का दे दिया गया। तो 2019 का कालिदास सम्मान किसे मिला ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हम इसका आंसर बता देते हैं। सुरेंद्र वर्मा को 2019 का यहाँ पर कालिदास सम्मान मिला है और सुरेंद्र वर्मा रंग कर्म से संबंधित हैं। अब आपको हम बता देते हैं कालिदास सम्मान की स्थापना कब हुई थी। तो कालिदास सम्मान की स्थापना 1980 में हुई थी। इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं पुरस्कार स्वरूप, 1 शॉल 1 नारियल भेंट किया जाता है। तो ये तो बात हो गई कालिदास सम्मान की। देखिए एक और सम्मान आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है तानसेन। ठीक है, तो तानसेन सम्मान और तानसेन समारोह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे ध्रुपद समारोह पूछा था, इस बार आपसे तानसेन समारोह पूछा जा सकता है। तो तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है। तो हर वर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है तानसेन समारोह। इस बार 17 सितंबर 2019 को आयोजित किया गया। ठीक है, और पंडित विद्याधर को इस बार दिया गया है तानसेन पुरस्कार। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार का करंट का जो प्रश्न है कि तानसेन पुरस्कार पंडित विद्याधर को दिया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 8।
अच्छे अच्छों के यहाँ पर पसीने छूट गए थे प्रश्न नंबर 8 को देख करके जब ये आया था। तो दिल्ली में स्थित कमल मंदिर लोटस टेम्पल किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? ऑप्शन 1 है पारसी धर्म, ऑप्शन 2 है बहाई धर्म, ऑप्शन 3 है यहूदी और ऑप्शन 4 है जैन धर्म। भाई ये तो सबको पता था कि लोटस टेम्पल दिल्ली में स्थित है, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि किस धर्म से संबंधित है। तो बहाई धर्म से संबंधित है। आपको हम इसका आंसर बता देते हैं, बहाई धर्म से संबंधित है लोटस टेम्पल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टैटिक का ये प्रश्न बन सकता है और ऐसे ही प्रश्न जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब जो है कंपटीशन का लेवल टफ होने वाला है। तो ऐसे ही प्रश्न जो है, हमारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके, तो उसमें ऐसे ही प्रश्नों को समागम जो है ऐसे ही प्रश्नों का आपका वहाँ पर देखने को मिलने वाला है आपको। तो एक बार जाकर के चैनल के अंदर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग उसमें 35 से 40 वीडियो हैं। तो एक बार जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा, पेपर देने जाने से पहले आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो ये देखिए प्रश्न नंबर 9, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था? ऑप्शन 1 है चित्रकूट, ऑप्शन 2 है पन्ना, ऑप्शन 3 है टीकमगढ़, ऑप्शन 4 है शहडोल। तो आइए इसका आंसर आपको बता देते हैं कि कहां पर खोजा गया था 2017 में सबसे पुराना जीवाश्म। ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। तो इसका आंसर है चित्रकूट। चित्रकूट के बारे में आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है। तो यहाँ पर सबसे पुराना जीवाश्म खोजा गया था। तो ये तो आपको पता ही होगा कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। आपने कई बार सुना होगा ये जो पंक्ति है तुलसीदास की। तो इस तरह आपको समझ में आ गया सबसे पुराना जीवाश्म कहाँ पर खोजा गया था 2017 में चित्रकूट में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, करंट अफेयर और एमपी के बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं आगामी परीक्षाओं में। ठीक है, तो करंट की हमारी क्लास तो ऑलरेडी चल ही रही है, आप जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है उसके लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 है, मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन हैं? उस समय का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था करंट अफेयर। उस समय जो है हैप्पीनेस्ट एक विभाग बनाया गया था। तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन 1 है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन 2 है राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन 3 है राज्यपाल और ऑप्शन 4 है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका आंसर है राज्य के मुख्यमंत्री। देखिए हम आपको बता दें, जैसे कि आप केंद्र की बात करते हैं, इसका आंसर बता दें पहले आपको। तो राज्य के मुख्यमंत्री इसका आंसर है। तो देखिए जैसे कि पहले चुनाव आयोग हुआ करता था 1950 जिसकी स्थापना हुई थी, तो चुनाव आयोग के स्थान पर अब आ गया है नीति आयोग। तो देखिए जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, वैसे राज्य के जो आनंद विभाग है इसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री ही होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 हो गया, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 है भगवान दत्त शर्मा, ऑप्शन 2 है माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 है राहत इंदौरी, ऑप्शन 4 है अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्या होने वाला है इसका आंसर? किसने ये रचना रची है दीप से दीप जले? आइए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है माखनलाल चतुर्वेदी। जी हाँ, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है माखनलाल चतुर्वेदी। तो इन्होंने यहाँ पर दीप से दीप जले की रचना की है। देखिए रचनाएं भी आपसे पूछते हैं, हिंदी में भी आती हैं और जीएस में भी आपके लिए रचनाएं एक जरूर आती हैं, और स्पेशली उनकी रचनाएं आएंगी जो कि मध्य प्रदेश से संबंध रखते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं। इसके ऊपर ही हम एक वीडियो लेकर के आएंगे, लेकिन एक बार पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख करके जाइएगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई, अंदर से बहुत संतुष्टि मिलती है अगर आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। इसका आंसर आपको पता चली गया, माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए प्रश्न नंबर 12, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? यानी भारत सरकार और आरबीआई ये जो आपस में समझौता करती है, तो क्या लक्ष्य होता है कि किसके लिए यहाँ पर समझौता करती हैं? ऑप्शन 1 है इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, जिसको हम कभी कभी हम महंगाई भी कहते हैं, ऑप्शन 2 है बेरोजगारी, ऑप्शन 3 है गरीबी, ऑप्शन 4 है जीडीपी। तो इसका आंसर है महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति। तो आपका आंसर हो गया मुद्रास्फीति। देखिए हम आपको बता दें, हमेशा भारत सरकार ये चाहती है कि महंगाई उतनी ना रहे। थोड़ी महंगाई जरूरी है, अगर थोड़ी महंगाई रहेगी तो यहाँ पर जो उद्योग वाले होते हैं उनको भी यहाँ पर अंदर से लगा रहता है कि हाँ ठीक है थोड़ी महंगाई है, चलिए कुछ सामान बनाते हैं। तो जब हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो पूरी जानकारी इसको देने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। फिलहाल इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर जो आरबीआई और भारत सरकार मिलकर के यही प्रयास करती है कि महंगाई ज़्यादा ना हो। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 13,
निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन रूप में जाना जाता है? स्टैटिक का प्रश्न है। ऑप्शन 1 है श्री विनोद धाम, ऑप्शन 2 है श्री ई श्रीधरन, ऑप्शन 3 है श्री एम विश्वेश्वरैया और ऑप्शन 4 है श्री मनमोहन शर्मा। तो देखते हैं इसका आंसर। तो श्री ई श्रीधरन जो हैं उनको भारत का मेट्रो मैन कहा जाता है। तो देखिए, श्री ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है भारत का। इन्होंने मेट्रो की स्थापना की थी, मेट्रो इन्होंने सबसे पहले बनाई थी। ठीक है, तो कौन है वो? श्री ई श्रीधरन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछे गए थे कि जो बड़े अजीबोगरीब प्रश्न थे। हमेशा व्यापम ऐसे प्रश्न पूछता है कंपटीशन क्रिएट करने के लिए, तो आप ऐसे प्रश्नों को जरूर ध्यान रखिएगा। और जो हमारी वीडियो है करंट अफेयर विद स्टैटिक जी की, उसमें ऐसे बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो हैं अजीबोगरीब और परीक्षाओं में जरूर आते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 14 है, बैरन द्वीप भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पर स्थित है? तो बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 है रिची द्वीप समूह, ऑप्शन 2 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन 3 है लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन 4 है लैब्रिथ भूल भुलैया द्वीप समूह। तो कहाँ पर स्थित है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी? आइए, ये भूगोल का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताते हैं। तो इसका आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ, यहां पर स्थित है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसे हम कहते हैं बैरन ज्वालामुखी। तो अंडमान निकोबार समूह इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो देखिए, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है? स्टैटिक का प्रश्न है, स्टैटिक जी के हिसाब से। ऑप्शन 1 है आगरा, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन 3 है बेंगलुरु, ऑप्शन 4 है हैदराबाद। तो कहां पर स्थित है चार मीनार? लगभग सभी लोगों को पता होगा, तो आइए इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमांड केंद्र का शुभारंभ किया था? यह भी उस समय का करंट का प्रश्न है। ऑप्शन 1 है भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल, ऑप्शन 2 है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर, ऑप्शन 3 है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन 4 है मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। तो इसका आंसर है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया भोपाल वाला। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। करंट अफेयर की हमारी सीरीज चल रही है, एक बार जा करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि करंट से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको खुद देखने को मिल रहे होंगे इस परीक्षा में। तो ये रहा प्रश्न नंबर 17। बाण सागर बांध परियोजना निम्नलिखित में से कौन से राज्य का संयुक्त उद्यम नहीं है? यानी कि मध्य प्रदेश और 3 राज्य मिलकर के चलाते हैं। मध्य प्रदेश, इसका आंसर अभी आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे, पहले आप इस प्रश्न को देख लीजिए। ऑप्शन 1 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 है मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 है बिहार, ऑप्शन 4 है उत्तर प्रदेश। तो इसमें बाण सागर जो परियोजना है उसमें कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो आइए बता देते हैं आपको। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कोई लेना देना नहीं है बाण सागर परियोजना से। तो अब आपसे पूछा सकता है कि बाण सागर परियोजना कहाँ, किस नदी पर है? तो बाण सागर परियोजना भाई सोन नदी पर स्थित है। याद कैसे करेंगे? ऐसे याद कर लीजिए, सोने का बाण। ठीक है, तो बाण लास्ट में आ रहा है, तो बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। बहुत सी ट्रिक हम आपको देने वाले हैं, मध्य प्रदेश ट्रिकों पर ही चलेगा भाई, एकदम ट्रिक के ऊपर चलने वाला है, चुटकियों में। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन 1 है हुगली, ऑप्शन 2 है महानदी, ऑप्शन 3 है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन 4 है जमुना। तो ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल सा प्रश्न है। हुगली नदी है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, तो हुगली नदी पर यहाँ पर बनाया गया। स्टैटिक का प्रश्न है, देखिए स्टैटिक का प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है, तो 2-3 प्रश्न यहाँ पर स्टैटिक के हो गए। तो जो हमने आपसे कहा है करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके की वीडियो करके जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है। तो हुगली इसका आंसर। प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 19, स्मार्ट सिटी मिशन ACM को किस वर्ष शुरू किया गया था? आपसे पूछा गया। ऑप्शन 1 है 2015, ऑप्शन 2 है 2017, ऑप्शन 3 है 2018 और ऑप्शन 4 है 2014। तो इसका आंसर है 2015। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में चालू किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आ गया आपका प्रश्न नंबर 20। तो देखिए, किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है? ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM, ऑप्शन 2 है विरासत शहर विकास और विस्तार योजना जिसे हृदय भी कहते हैं, ऑप्शन 3 है
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम, और ऑप्शन 4 है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, जिसे अमृत भी कहते हैं। ये जो आपको चारों योजनाएं दी गई हैं, इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, ना केवल मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में बल्कि रेलवे के एग्जाम्स में जो भी आगे परीक्षा आने वाली हैं, आपसे ये जरूर पूछा जाने वाला है। तो पहले इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यानी कि NULM। ठीक है, तो ये इसका आंसर होने वाला है। तो देखिए, ये आपका आंसर हो गया। तो 20 प्रश्न आपके यहाँ पर समाप्त हुए। आगे आपकी स्टार्ट होने वाली हिंदी, तो हिंदी हम पढ़ाएंगे अगली वीडियो में। कल सुबह आपको वीडियो मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और हिंदी भी हम आपको बड़ी ट्रिक और पूरी विस्तार से हम आपको हिंदी की जानकारी देने वाले हैं। तो फिलहाल हम आपसे ये कहना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, तो हमारा अंदर से मनोबल बढ़ेगा और हम और भी वीडियो लेकर के आएंगे। और जो है 2 चैप्टर हम कोशिश करेंगे, 2 चैप्टर कम से कम एक बार में क्लियर करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कितना शेयर करते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं, ये सेशन स्पेशली 4 बजे वाला सेशन हमने इसीलिए रखा है कि सारे के सारे पेपर्स को हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो MP के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, तो हर पेपर को आप देखिए, ये सिर्फ MP के लिए नहीं है, इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो रेलवे में भी आने वाले हैं। क्योंकि MP आती है ना, MP में बाकी जो GS के प्रश्न है वो तो रेलवे में भी आएंगे, अन्य जो UP के एग्जाम्स हैं उनमें भी आएंगे। तो सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है ये। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं हिंदी की अगली वीडियो में कल सुबह। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।